हेलो स्टूडेंट, देखो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने अपने चैप्टर सॉल्यूशन के अंदर डिस्कस कर लिया था हेनरीज लॉ। वहाँ पे मैंने आपको सिखाया था कि उसका फार्मूला क्या होता है। आज हम लोग उसको अप्लाई करना सीखेंगे, बट बिफोर दैट एक छोटा सा टॉपिक रह गया था रिगार्डिंग हेनरीज लॉ, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। सो क्या क्या लिमिटेशन होती है हेनरी लॉ में, कहाँ कहाँ पे अगर उसको एक्सीड कर गया तो वहाँ पे हेनरी लॉ अप्लाई नहीं होता है। सो बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, प्रेशर शुड नॉट बी हाई, साथ में ही लिखिएगा प्रेशर शुड नॉट बी हाई। सेकेंड इज टेम्परेचर should not be pressure should not be high, very high लिख लो rather than very high. Temperature should not be very low. Third, solution शुड बी डाइल्यूट, मतलब कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के लिए हम लोग हेनरीज लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। शुड बी डाइल्यूट। एंड द लास्ट इज सॉल्यूट शुड नॉट बी रिएक्ट, शुड नॉट बी react with solvent, मतलब यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। सो दीज आर द 4 लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। कॉपी करो। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी आप लोग उठा लीजिए, पेज नंबर आई थिंक 42 था ना, यस 42, एग्जाम्पल 2.4। ध्यान से देखिएगा, मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा नहीं आपको, तो आपके पास क्वेश्चन है तो लिखाने का कोई मतलब है नहीं, आप लोग भी लिखिएगा मत, देखिएगा और पहले रफ में सॉल्व करिएगा, फिर उसको फेयर में सॉल्व करिएगा अच्छे से। इफ़ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 Kelvin, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? 1 liter of water. Assume that N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar. Given that Henry's law constant for N2 at 293 Kelvin is 76.48 kilobar. तो देखो क्वेश्चन नंबर 2.4 एग्जाम्पल है, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल है। अब जो जो डेटा दिया गया है उसको देखते जाओ। 1 लीटर ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, या उसको हम बोल देंगे बी, बिकॉज वाटर ओवर हियर इज सॉल्वेंट, तो ये क्या हो जाएगा 1 लीटर। अब जैसा कि आप लोग जानते हो, नहीं जानते हो तो अब सीख लो, वाटर, प्योर वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। इसको ml में कन्वर्ट करो तो क्या जाएगा 1000 ml। बताओ मुझे डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको और इसको, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ वाटर दैट इज बी 1000 इंटू 1, 1000 पर ml से ml कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ ग्राम। अब यहां से आप निकाल दो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वो क्या हो जाएगा, मास गिवन अपॉन मोलर मास, मास गिवन अपॉन मोलर मास। तो ये कितना आ जाएगा 55.56 सही है। चलो इतना तो हो गया। उसने N2 का मिली मोल्स पूछा है। देखो मोल्स में 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिली मोल्स आ जाएगा, ये तो बहुत ही ईजी है। तो पहला हमारा हेडेक है
मोल्स निकालना है L2 की। चलो डेटा क्या क्या दिया है, उसने दिया है पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987 बार, मतलब ये क्या हुआ P दैट इज 0.987 बार। क्या उसने केएच की वैल्यू दी है? बिल्कुल। 76.48 किलो बार, तो उसको बार में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 76480 बार। यूनिट प्रेशर और केएच की सेम होनी चाहिए। अगर आप इसको बार में ले रहे हैं तो ये भी कितना होगा, किस में होगा, बार में होगा, पास्कल में होगा, या जो भी यूनिट आप यूज कर रहे हैं, दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अप्लाई करो यहाँ पे हेनरीज लॉ, तो क्या जाएगा P इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, दिस इज प्रेशर अपॉन KH 0.987 अपॉन 76480। इसको सॉल्व करना, जरा सॉल्व करो इसको, एक सेकेंड सॉल्व करो, फटाक से रफ में सॉल्व करो, देखता हूँ इसका आंसर कितना आएगा। जस्ट अ मिनट। ये आ जाएगा 1.28 10 to power minus 5। टू पावर माइनस 5। अब यहां से देखो ए क्या है अपना, ए इज सोल्यूट, और सोल्यूट कौन है, N2। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसमें। आगे देखो, यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ N2 अपॉन मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ H2O, या फिर ये क्या आ जाएगा Na अपॉन Nb। वाई दिस इज हैपनिंग ओवर हियर, बिकॉज मोल्स ऑफ सोल्यूट इज लेस देन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। आगे जितने भी हम लोग लॉस पढ़ेंगे, जितने भी हम लोग फार्मूले डिस्कस करेंगे, वहाँ पर मोल फ्रैक्शन में आपके पास ये एक टेंशन खत्म रहता है कि दोनों को ऐड करो। आप यही लिख दो तो भी सही है। क्यों? क्योंकि सारे सोल्यूशन जो इस चैप्टर में है वो कौन से हैं, डाइल्यूट है। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट इज लेस देन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं ऐसा। अगर क्वेश्चन में, हाँ ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में उसने डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन पूछा है तब तो आप ये वाला अप्लाई करोगी, लेकिन हेनरीज लॉ, आगे भी बहुत सारे लॉज हैं, वहाँ पे आप Na अपॉन Na प्लस Nb की जगह क्या रख दो, Na अपॉन Nb रख दो, तो भी आपका क्वेश्चन सही होगा। तो देखो यहाँ से देखो, हमें XA की वैल्यू पता, हमें Nb की वैल्यू पता, यहाँ से क्या निकाल दो, Na निकाल दो। Na क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ N2, लेकिन उसने मोल्स तो पूछा नहीं है, उसने मिली मोल्स पूछा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बहुत ही आसान है। तो देखो यहाँ से मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या आ जाएगा, XA कितना है 1.28 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। ये तो हो गया XA, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। NB की वैल्यू कितनी है 55.56। ये तो हुआ N2 का मोल्स, हमें क्या चाहिए, मिली मोल्स, तो हमें 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास N2 का मिली मोल्स आ जाएगा, दैट इज 0.716 मिली मोल। सो दिस इज आवर आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इज H2S is a toxic gas if the solubility of H2S in water at STP 0.195 small m, calculate Henry's law constant। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप, मैं क्वेश्चन 1 2 कर रहा हूँ, देख लीजिएगा आप जो भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप डिटेक्ट करिए कौन है सोल्यूट, कौन है सॉल्वेंट। तो H2S हमारा है सोल्यूट, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बाई A, और वाटर है हमारा सॉल्वेंट, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बाई B।
मोलैलिटी दे रखी है उसने और एसटीपी भी दे रखा है। एक मिनट, क्वेश्चन यही है क्या? हाँ यही है, मोलैलिटी दे रखी है और एसटीपी भी दे रखा है। मतलब यहाँ पे एसटीपी पे प्रेशर तो हमको पता चल गया ना, 1 बार, सही है, 0.915 स्मॉल m। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? मतलब यहाँ पे Na तो अपना हो गया 0.195 और Wb होता है ना मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो कितना हो जाएगा 1 kg दैट इज 1000 ग्राम। अगेन यहां से आप कैलकुलेट कर लो, मोल्स ऑफ वाटर दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास 18, कितना आ जाएगा? सॉरी यहाँ पे 18 होगा, 15 नहीं होगा, कितना जाएगा? 55.56। कितना जाएगा? 55.56। अगेन P पता, इन दोनों से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हमें निकालना क्या है? KH। अप्लाई कर दो फार्मूला, P इक्वल्स टू KH इंटू XA, दिस इज आवर फार्मूला। KH क्या जाएगा? प्रेशर दैट इज 1 बार अपॉन XA क्या होगा? Na अपॉन Na प्लस NB। लेकिन मैंने आपको बताया था यहाँ पर हम ये फार्मूला लिखेंगे, क्यों? बिकॉज मोल्स ऑफ सोल्यूट विल ऑल्सो बी लेस 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 देन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा यहाँ पे? NB आ जाएगा। क्या आ जाएगा? NB आ जाएगा। तो बस हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। KH कितना आ जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 55.56 अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.195। सॉल्व कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सो आंसर इज 0.3003 पर ATM। पता नहीं शायद ये सही भी है गलत भी है, पता नहीं, देख लेना आंसर। चलो 1 मिनट में आंसर चेक करके बता रहा हूँ। सो आपका आंसर आ रहा है 285.7 बार, सही है। चलो मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.7, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 2.7। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.68 इंटू 10⁸ पास्कल। इस बार पास्कल में दिया गया है, तो दोनों में यूनिट आप पास्कल में ही रखेंगे। एट 298 केल्विन कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 ATM प्रेशर एट 298 केल्विन। प्रेशर दिया रखा है 2.5 ATM और KH दिया गया है 1.68 इंटू 10⁸ पास्कल। तो या तो आप दोनों को ATM में कन्वर्ट कर लो या आप दोनों को पास्कल में कन्वर्ट कर लो। मैं दोनों को पास्कल में कन्वर्ट करूंगा, आपकी जो श्रद्धा कपूर हो आप कर लेना। तो देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, उसने KH दे रखा है 1.68। डेटा ऐसे लिखा करो, ठीक है ना, आदत डालो। 1.68 10⁸ पास्कल। प्रेशर गिवन है 2.5 ATM। 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दो तो किस में आ जाएगा? पास्कल में। 1.017 इंटू 10⁵ पास्कल, तो सेम ही है लगभग लगभग। हाँ भाई, और हमें बताना है WA। क्या बताना है हमको? WA बताना है। मतलब वही फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पे हमने मोल्स कैलकुलेट किया था, यहाँ पे हमसे W पूछ लिया गया है, मास पूछ लिया गया है। देखो वाटर की वॉल्यूम उसने दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज सॉल्वेंट 500 ml। डेंसिटी इसकी कितनी होती है वाटर की?
1 ग्राम पर ml, तो मास कितना हो जाएगा 500 ग्राम। कितना हो जाएगा 500 ग्राम। अब यहां से आप कैलकुलेट कर लो मोल्स ऑफ वाटर दैट इज 500 अपॉन मोलर मास 18, सो एनबी कितना आ जाएगा, सॉल्व करो। एनबी आपका आ जाएगा 27.78। कितना जाएगा 27.78। ये आ गया, सही है। चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन हमसे पूछा है P इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, प्रेशर कितना है 2.5 इंटू 10⁵ अपॉन 1.68 इंटू 10⁸8। सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ कितना आएगा 1.5 इंटू 10⁻³ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ बी दैट इज 1.5 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ ए कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एनबी की वैल्यू हमको पता है कहाँ से 27.78 इंटू 1.5 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ ए क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास। ए क्या है CO2 ही तो है, CO2 का मोलर मास कितना होता है 44। कितना होता है 44 इंटू 27.78 इंटू 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम में। सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। सो द आंसर इज 1.848 ग्राम। 1.848 ग्राम, सही है। मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा हूँ, मैं तो बस आपको प्रोसेस सिखा रहा हूँ कि हेनरीज लॉ को हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं। आप, मुझे पता है कि आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आती है, ठीक। चलिए अब हम लोग मूव करने जा रहे हैं अपने एक और नए टॉपिक पे। देखो हमने गैस इन लिक्विड डिस्कस कर लिया, हमने सॉलिड इन लिक्विड डिस्कस कर लिया। अब थर्ड है आपका लिक्विड इन लिक्विड। क्या, लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन। अब इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्या क्या इसका फैक्टर इफेक्ट करता है। इसमें तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है, दैट इज वेपर प्रेशर। क्या, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। अब एक लिक्विड में क्या होता है, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक दिस। मैं क्लोज कंटेनर ले रहा हूं यहां पे, क्या होगा, जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल हैं उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो कम होती है, उनको ऊपर से अट्रैक्शन मिलता नहीं है, तो क्या करते रहते हैं, वो धीरे धीरे वाइपर में कन्वर्ट होते रहते हैं। ध्यान दें, ये जा रहा है वाइपर में। अब होगा क्या, ये कंटेनर की वॉल से टकराएंगे और वापस किस में कन्वर्ट होंगी, लिक्विड में कन्वर्ट होंगी। आपको पता है, मैं फिर से एक बार डिफाइन करा रहा हूँ, लिक्विड जब वाइपर में कन्वर्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। और जब वाइपर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो इट इज मच ऑब्वियस कि एक ऐसा टाइम, एक ऐसा स्टेट जरूर आएगा जहां पर रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल हो जाएगा किसके, रेट ऑफ कंडेंसेशन के। उस स्टेज को हम लोग क्या बुलाते हैं, इक्विलिब्रियम। हाँ, क्या बुलाते हैं, इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम rate of evaporation becomes equal to
रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन। बस यहां पे इक्विलिब्रियम पे जो वेपर होगा वो वेपर क्या करेगा, प्रेशर। आपको पता है वेपर क्या एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर। गैस क्या एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर। वेपर भी क्या है, प्रेशर ही तो है। तो यहां पर इक्विलिब्रियम होना चाहिए फर्स्ट कंडीशन। इक्विलिब्रियम पे जितने भी वेपर होंगे वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर तो हर तरफ उनका सेम ही होगा, उस प्रेशर को हम लोग क्या बुलाएंगे, वेपर प्रेशर। क्या बुलाएंगे, वेपर प्रेशर। तो यहां पे डेफिनेशन लिख लो, देखो, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ अ लिक्विड, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ ए लिक्विड at equilibrium is called vapor pressure, is called vapor pressure. Then we are going to discuss the factor on which vapor pressure of a liquid depends. दो फैक्टर इसमें है। फर्स्ट, नेचर ऑफ ए लिक्विड। नेचर ऑफ ए लिक्विड, नेचर ऑफ ए लिक्विड में क्या है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मतलब जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को बहुत कस के पकड़ रखे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो इजिली वेपर फेज में नहीं जाएंगे, तो वहां पे वेपर कम बनेगा। कम वेपर बनेगा तो कम वेपर प्रेशर भी क्या होगा, एक्सर्ट होगा। Intermolecular forces of attraction of a liquid is inversely proportional to vapor pressure. Inversely proportional to vapor pressure. Next is temperature. Temperature. अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो, वाटर और एल्कोहल में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, एल्कोहल का। क्यों, क्योंकि एल्कोहल में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कम होता है, जबकि वाटर में अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है। टेम्परेचर, अब जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगे और उतना ज्यादा क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। ऐसे समझो 50 डिग्री सेल्सियस पे वाटर उतना ही है और 30 डिग्री सेल्सियस पे वाटर उतना ही है। आप खुद सोचो और बताओ कहां पर वेपर ज्यादा फॉर्म होगा, 50 डिग्री सेल्सियस पे। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा वेपर और उतना ज्यादा ही क्या होगा, वेपर प्रेशर। सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं। देखो वेपर प्रेशर हमको कैलकुलेट करना है। वेपर प्रेशर, लिक्विड का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए राउल्ट भाई साहब ने कुछ लॉज दिए रिगार्डिंग वोलाटाइल सॉल्यूट और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ध्यान से सुनना, वोलाटाइल सॉल्यूट और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा आपका, वोलाटाइल होगा। सॉल्वेंट कैसा होगा, हमेशा आपका वोलाटाइल होगा। तो कॉपी कर लीजिए इतना सब कुछ, उसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं। वीडियो को पॉज करिए, कॉपी करिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हेडिंग डाल दो, राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट। राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट। राउल्ट्स लॉ for volatile solute। अब राउल्ट भाई साहब ने क्या बोला, उसने बोला कि सॉल्यूशन में या कहीं और पर भी, उसने बोला किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या बोला, द वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। लिख लो, लिखो, द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट
द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन। सो यहां पर क्या होगा, अब देखो यहां पे कुछ मैं अगेन सिंबल लिख दूं, PA क्या होगा, चलो यहां पे पहले लिख देते हैं, आपका राउंड चला हो जाए फिर डिस्कस करते हैं उसको। PA दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A। अब A क्या है, सोल्यूट है, वो तो आप जानते हो। PA इज क्या होगा, PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन दैट इज XA। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओ तो क्या आएगा आपके पास, PA इक्वल्स टू P0A इंटू XA। सो दिस इज योर रॉल्स लॉ। अगेन PA क्या है आपका, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ A लिख दें, चलो A इन सॉल्यूशन। A का वेपर प्रेशर जब वो कहां पर है, सॉल्यूशन में है, तो P0A क्या हुआ, P0A इज प्योर वेपर प्रेशर ऑफ A। मतलब A का वेपर प्रेशर जब वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट नहीं है, जैसे आप वाटर और एल्कोहल को मिक्स करो, तो यहाँ पे हमने एल्कोहल को मान लिया सोल्यूट, क्या एल्कोहल को हमने मान लिया सोल्यूट। अब एल्कोहल जब वाटर में मिक्स होकर सोल्यूशन बना देगा तो उसका वहाँ पे एल्कोहल का कुछ और वेपर प्रेशर होगा, लेकिन जब एल्कोहल एकदम प्योर फॉर्म में था, उसमें कोई भी मिक्सचर नहीं था, कोई भी इम्प्योरिटी नहीं थी, मतलब किसी और को नहीं मिलाया गया, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, एल्कोहल है, तो वहां पे उसका कुछ वेपर प्रेशर और होगा, सोल्यूशन में एल्कोहल का वेपर प्रेशर कुछ और होगा, तो वो है ये आपका PA मान लो। एल्कोहल का वेपर प्रेशर है कब, जब वो सोल्यूशन में है तब। P0A क्या हुआ, एल्कोहल का वेपर प्रेशर जब वो प्योर फॉर्म में था, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एल्कोहल है वहां पे, तो ये रिलेशनशिप होता है। सिमिलरली ध्यान रहे, लेकिन PA और P0A है दोनों वेपर प्रेशर, टेम्परेचर दोनों में सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वहां पे एल्कोहल का किसी और टेम्परेचर पे ले रहे हो P0A किसी और टेम्परेचर पे ले रहे हो, नहीं, दोनों में टेम्परेचर सेम होना चाहिए। सिमिलरली बताओ PB क्या हो जाएगा, PB0 इंटू XB, सही है। अब अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर एक्सर्टेड सम ऑफ प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ क्या हो जाएगा, P टोटल क्या हो जाएगा, PA प्लस PB। अब P टोटल प्रेशर किसका, मतलब सोल्यूशन का, तो यहां पे क्या हो जाएगा, P सोल्यूशन इक्वल्स टू, P सोल्यूशन को मैं ऐसे लिखूंगा, P सोल्यूशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PA प्लस PB। PA की वैल्यू कितनी है, P0A इंटू XA प्लस PB कितनी है, P0B इंटू XB। इस पे आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, ठीक। एक और आपका फॉर्मूला होता है कंपोजिशन इन वेपर फेज, YA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PA अपॉन P सोल्यूशन दैट इज PA प्लस PB, किसके इक्वल हो जाएगा, PA अपॉन P सोल्यूशन। ऐसे ही अगर मैं YB कैलकुलेट करूं तो YB क्या हो जाएगा, PB अपॉन P सोल्यूशन। YA और YB क्या है, बिल्कुल X से XB की तरह। YA मोल फ्रैक्शन ऑफ
ए इन वेपर फेज, ये ध्यान रखना, इन वेपर फेज। वाई बी क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। सही है, क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बताओ ये समझ में आया? अब अगर ये समझ में आ गया तो इसके ऊपर आपको एक ग्राफ प्लॉट करने को आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा भी जाता है। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, आओ उसे डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे देखो, बहुत ध्यान से देखना, ये हमारा वाई एक्सिस। अब यहाँ पे दो कंपोनेंट है, एक ए है और एक बी है, तो यहाँ पे हमको दो वाई एक्सिस लेना पड़ेगा। ये वेपर प्रेशर का है, दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मान लो यहाँ पर है एक्स से इक्वल्स टू 1, सॉरी या एक्स से इक्वल्स टू 0 कर लो। अगर एक्स से इक्वल्स टू 0 है, क्या है, एक्स ए इक्वल्स टू 0 है, तो बताओ एक्स बी कितना हो जाएगा। आपको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है 1, तो यहाँ पे एक्स बी कितना हो जाएगा 1। अब इधर की तरफ एक्स ए की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। यहाँ पर जब हम पहुँचे तो एक्स ए की वैल्यू हो गई 1, तो एक्स बी कितना हो जाएगा 0। अब समझो एक्स बी 1 है, एक्स बी क्या है 1 है, बताओ पी बी कितना आ जाएगा, पी बी क्या आ जाएगा पी नॉट बी, मतलब जो बी का वेपर प्रेशर है उसके प्योर वेपर प्रेशर के इक्वल है। इसका मतलब वहां पे सिर्फ और सिर्फ कौन है प्रेजेंट, बी, दैट इज सॉल्वेंट प्रेजेंट है। अभी हमने उसमें सोल्यूट मिक्स नहीं किया है, तभी तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या आ रहा है 0 आ रहा है। सेम यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू 1, तो बताओ पी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी पी नॉट ए। इसका मतलब ए जो है हमारा वो प्योर फॉर्म में, किसमें है, प्योर फॉर्म में है। हमने अभी उसमें सॉल्वेंट मिक्स नहीं किया, या हमने उसको सॉल्वेंट में मिक्स नहीं किया। आई बात समझ में? ये रहा आपका वेपर प्रेशर का, इधर आपका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। सही है। अगर एक्सए की वैल्यू है 0, एक्सए की वैल्यू 0 है, बताओ पीए कितना आएगा 0 आएगा, कितना आएगा 0 आएगा। अब यहां पर एक्सए की वैल्यू 1 है, तो क्या होगा, इधर की तरफ एक्सए की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे एक्सए की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे पीए की भी वैल्यू तो बढ़ेगी, बिकॉज पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सए। थोड़ा टेढ़ा हो गया है, टेढ़ा है पर मेरा है। अब यहां पर देखो ये वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी नॉट ए को, बिकॉज एक्सए की वैल्यू यहां पर क्या है 1, तो पी ए क्या हो जाएगा पी नॉट ए हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें इधर से, देखो यहां पर एक्स बी की वैल्यू क्या है 0, क्या है 0, तो पी बी की वैल्यू भी क्या होगी 0। कैसे, पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये 0, तो सारा टर्म क्या हो जाएगा 0, तो पी बी हमारा क्या हो गया 0। अब इस साइड लेफ्ट में जब आप मूव करोगे तो एक्स बी की वैल्यू बढ़ रही है, तो पी बी की वैल्यू भी बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते इधर आ गई। अगेन एक्स बी यहां पर इस पॉइंट पर एक्स बी कितना है 1, तो ये वाला जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा पी नॉट बी, क्या हो जाएगा पी नॉट बी। ये वाला जो हमने स्लोप या लाइन ड्रा किया वो किसके लिए है, पी ए के लिए। पी ए क्या हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए, किसके लिए हो जाएगा पी बी के लिए। पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। दोनों लाइन को मैच कर दो, कनेक्ट कर दो एक लाइन के थ्रू, दो पॉइंट से होकर सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। ये तो आपने पढ़ाई होगा ना मैथ में। तो ये किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा सोल्यूशन के लिए, दैट इज पी सोल्यूशन। वो क्या हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, सो अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। समझ में आया? अब राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सोल्यूट जब हम लोगों ने डिस्कस किया तो यहाँ पे हमने देखा कि आपका जो सोल्यूट है वो भी कैसा है वोलाटाइल, सॉल्वेंट तो आपका वोलाटाइल होगा ही होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। क्या, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। अब यहाँ पे जो आपका सोल्यूट होगा वो मोस्टली सॉलिड होगा, लाइक यूरिया, लाइक ग्लूकोज, है ना, आपका
हो गया शुगर, लिक्विड में भी हो सकता है लाइक इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है वो सॉलिड है। कैसा है वो? सॉलिड है। तो तब तक आप इसको कॉपी करिए, वीडियो को पॉज करिए। नेक्स्ट है हमारा राउल्ट्स लॉ, RAULTS लिखा है भाई, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। एक मिनट इसको इरेज कर दें पूरा। देखो यहाँ पे अब सोल्यूट हमारा कैसा है? नॉन वोलेटाइल। कैसा है? नॉन वोलेटाइल। तो इसको आप एक फिगर के थ्रू समझो। देखो जब सोल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हमने ऐड किया तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ किसकी वजह से होगा? सॉल्वेंट की वजह से होगा ना, क्योंकि सोल्यूट का तो वेपर प्रेशर बन ही नहीं रहा है। तो सोल्यूशन का जो भी वेपर प्रेशर होगा वो किसकी इक्वल होगा? वो होगा इक्वल पीबी के इक्वल, पीबी के ही इक्वल होगा। क्यों? पीए तो जीरो हो गया ना, उसका जब वेपर प्रेशर बन ही नहीं रहा है, वो नॉन वोलेटाइल है, तो उसका वेपर प्रेशर कैसा? अब आपको ये बताना है, क्वेश्चन सोचिए आराम से। आपके पास है एक प्योर सॉल्वेंट और एक सोल्यूशन वाला। सोल्यूशन कैसा? जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया गया है। बताओ सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या फिर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? सोचिए और बताइए। तब तक मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ आगे। आप वीडियो को पॉज करके सोचिए, है ना, ऐसे ही तो आप सीखोगे। सपोज ये आपके पास प्योर सॉल्वेंट है। क्या है? प्योर सॉल्वेंट। अब उसके जितने भी पार्टिकल यहाँ सरफेस पे होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं और कन्वर्ट होंगे भी। कन्वर्ट हो रहे हैं। देखो ये सारे के सारे किस में जा रहे हैं? वेपर में। तो यहां पर ज्यादा वेपर फॉर्म हो रहा है। ये आपका बी, प्योर बी। अब यहां पे आपका आ गया सोल्यूशन। क्या आ गया? सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में कौन है? ए भी है जो कि नॉन वोलेटाइल है और बी भी है। सरफेस पे दोनों के मॉलिक्यूल होंगे, ए प्लस बी, दैट इज आपका सोल्यूशन। तो देखो एक मॉलिक्यूल ए का, सॉरी ये तो ग्रीन वाला बी है ना, ग्रीन से ही करेंगे इसको। एक मॉलिक्यूल आपका बी, ए का, फिर बी का, फिर ए का, फिर बी का। यहां पर देखो, अब यहां पर मुझे बताओ, अगर मैं इस ब्लू वाले को मॉलिक्यूल मानूं किसका? ए का, बताओ क्या वो वेपर में फॉर्म कन्वर्ट होगा? बिल्कुल नहीं। कंडीशन क्या है? नॉन वोलेटाइल। कैसा? नॉन वोलेटाइल। तो यहां से सिर्फ यही तो वेपर में जाएगा, ये वाला सोल्यूट वाला वेपर प्रेशर में, वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। सिर्फ कौन जाएगा? सॉल्वेंट वाला जाएगा। बताओ प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या सोल्यूशन का? तो दिख रहा होगा यहां पर वेपर ज्यादा फॉर्म हो रहे हैं, यहां पर वेपर कम फॉर्म हो रहे हैं। इसीलिए प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो सोल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है। सारा कुछ हम सोल्यूशन के रिगार्डिंग पढ़ते हैं। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं? सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। लिखना स्टार्ट करें। सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन, ऐसे लिखो, कट कर दो, लिखो इसे। द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, the vapor pressure of solution containing non-volatile solute, containing non-volatile solute is always less than vapor pressure of pure solvent, vapor pressure of pure solvent. This is called lowering in vapor
प्रेशर, दिस इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। समरी समझो, सोल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है, इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, रिलेटिव, सॉरी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, नॉट रिलेटिव, क्योंकि हमको पढ़ना है अभी तो वही बार बार आ रहा है रिलेटिव लोअरिंग। तो अब क्या होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, हेडिंग डाल दो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा है, इसका पहले फार्मूला समझो फिर डेफिनेशन बाद में लिखना। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, बताइए किसके इक्वल होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बी, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बाई पी बी नॉट माइनस पी सोल्यूशन, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा पी से, पी बी नॉट माइनस पी सोल्यूशन। बताओ पी सोल्यूशन किसके इक्वल हो जाएगा, चलो अभी तो ऐसे लिख देते हैं, पी सोल्यूशन, डेरिवेशन हम लोग अभी करने वाले हैं, पी सोल्यूशन। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हुआ, दिस इज रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दिस इज व्हाट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब डिफाइन कर दो इसको, सिंपल सा डेफिनेशन है, रेशियो ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लिखो, अब अभी इसको मत लिखना, पहले आप डेफिनेशन लिख लो फिर इसको लिखना। लिखो, रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उसके बाद आप ये कॉपी करो, वीडियो को पॉज करके कॉपी करो। देखो हम आगे बढ़ रहे हैं, डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी नॉट माइनस, अब पी सोल्यूशन का फार्मूला क्या होगा, पी सोल्यूशन का फार्मूला तो होगा पी ए प्लस पी बी होगा। अगेन यहां पे देखो, डेल्टा पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी बी नॉट माइनस पी ए। बताओ पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या ए का वेपर बन रहा है, सोल्यूट तो नॉन वोलेटाइल हो गया, मतलब क्या हुआ, पी ए नॉट जीरो है तो पी ए भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो पी बी ही होगा ये, पी बी। डेल्टा पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी बी नॉट माइनस पी बी की वैल्यू क्या होगी, पी बी इक्वल टू क्या होता है, पी बी नॉट इंटू एक्स बी। एक्स बी की जगह अगर मैं रख दूं 1 माइनस एक्स से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है 1। इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, डेल्टा पी इक्वल्स टू पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट, अंदर कर दे, पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू एक्स ए, ब्रैकेट ओपन करो तो क्या होगा, डेल्टा पी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इधर देखो, पी बी नॉट माइनस पी बी प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स ए। कुछ गलत किया क्या मैंने, पी बी नॉट सही है,
पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू ये हो गया 1 माइनस, सही तो है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सही है। तो डेल्टा पी बी नॉट कोई साइड लाओ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, पी बी नॉट इक्वल्स टू एक्स ए। सो दिस इज योर फार्मूला। अगेन एक्स ए इक्वल्स टू आप क्या लोगे, एन ए अपॉन एन बी। क्यों, सॉल्यूशन आपका बहुत ही डाइल्यूट है, बिकॉज मोल्स ऑफ ए इज लेस देन मोल्स ऑफ बी। सो इतना कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट और लिख देना, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी which is equal to mole fraction of solute, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और ये वाला आप अंडरलाइन कर लेना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपनी नेक्स्ट टॉपिक है, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, कितने टाइप के होता है। चलो कॉपी करो, एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। कॉपी करो जल्दी से। क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी बुक में है। क्वेश्चन इज पेज नंबर 49। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2.8। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2.8। क्वेश्चन देखो पहले, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी, कैपिटल ए एंड बी, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कैपिटल ए एंड बी आर 440, 450 एंड 700 नैनोमीटर, सॉरी नैनोमीटर नहीं mmHg। The vapor pressure of pure liquids A and B are 450 and 700 mmHg respectively at 350 Kelvin. Find out the composition of the liquid mixture if total vapor pressure is 600 mmHg. Also find the composition of the vapor pressure. Vapor phase not pressure. मतलब यहाँ पे आपको x से xb की वैल्यू फाइंड करनी है, y a yb की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो अभी ये देते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले जो डेटा दिया गया है वो लिख लो, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। डेटा लिखने की आदत डालो, अगर आपको क्वेश्चन टफ लगता है तो आप डेटा लिखने की आदत डालो, फिर आपको ऑटोमेटिकली क्वेश्चन इजी लगने लगेंगे। पी नॉट ए कितना गिवन है, 450 mm ऑफ मर्करी। पी बी नॉट कितना गिवन है, 700 mm ऑफ मर्करी। ठीक, अब एक और चीज गिवन है, पी सोल्यूशन कितना है, 600 mm ऑफ मर्करी। बताओ पी सोल्यूशन कितना होता है, पी ए प्लस पी बी दैट इज इक्वल टू, पी ए क्या होता है, पी ए नॉट इंटू एक्स ए। पी ए की वैल्यू 450 इंटू एक्स ए प्लस पी बी क्या हो जाएगा, पी बी नॉट इंटू एक्स बी। पी बी नॉट की वैल्यू 700 इंटू एक्स बी। बताओ एक्स बी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स ए लिख सकता हूँ ना। सॉल्व करो इसको। पी सोल्यूशन की वैल्यू कितनी है, 600 इक्वल्स टू 450 एक्स ए प्लस 700 माइनस 700 एक्स ए। इस 700 को इधर ट्रांसफर करो तो 600 माइनस 700 कितना आ जाएगा, माइनस का 100। 450 एक्स ए माइनस 700 एक्स ए कितना आएगा, माइनस कर दो 5, 6 माइनस 4 2 इंटू एक्स ए, 0 से 0 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। बताओ एक्स ए कितना आ जाएगा, एक्स ए आपका आ जाएगा 10/25 दैट इज 2/5। ये कितना आ जाएगा, 0.4। अगर एक्स ए की वैल्यू 0.4 है तो बताओ एक्स बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 0.4 दैट इज
0.6। कैलकुलेशन आपको आना चाहिए भाई, इसलिए मैं कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। एक्स बी क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए, बिकॉज एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है 1 होता है। आई बात समझ में। वाई ए कैलकुलेट कर लो, तो यहाँ से वाई ए का क्या होता है फार्मूला पी ए अपॉन पी टोटल। तो पी टोटल तो अपने को पता है 600। क्या पी ए पता है? नहीं पता, निकाल तो सकते हैं ना। पी ए क्या हो जाएगा पी नॉट ए 450 इंटू एक्स ए 0.4, कितना जाएगा ये 4 जा 16 to 18 mm ऑफ मरकरी। चलो वाई ए कितना जाएगा पी ए की वैल्यू कितनी है 180 अपॉन टोटल प्रेशर 600। सॉल्व करो इसको, कितना आएगा जो भी आए वैल्यू सॉल्व कर लेना आप। तो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ 2 जार 30 और 3 से कैंसिल होगा 3 3 जा 9 3 10, तो ये कितना आ जाएगा 0.3। वाई भी कितना होगा 1 माइनस वाई ए दैट इज 1 माइनस 0.3, कितना जाएगा। चलिए इतना अच्छे से तैयार करिए, इस पर काफ़ी न्यूमेरिकल्स हैं जो कि हम लोगों को डिस्कस करना है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर रोक रहे हैं। एक बार आप अच्छे से इसको रिवाइज करो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और फीस जमा कर दो फिर हमको। बाय बाय, टेक केयर।